हेलो गाइस। तो हमारा आज का टॉपिक है एडी एंड एएस अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, इक्विलिब्रियम जीडीपी। सो इक्विलिब्रियम जीडीपी इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम इनकम एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। सो यहाँ पे हमारे पास टू अप्रोचेज हैं टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम जीडीपी। फर्स्ट इज़ एडी एंड एएस और सेकंड इज़ एस एंड आई। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट वाला कंसेप्ट, जो फर्स्ट वाली अप्रोच है, उसे डिटेल में करेंगे। सो फर्स्ट अप्रोच क्या है? एडी एंड एएस अप्रोच। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक अजम्पशंस बताऊंगी। तो बेसिक जो अजम्पशंस है वो दोनों अप्रोचेस पर मतलब अप्लाई होंगी, ठीक है। मतलब जब हम एस एंड आई अप्रोच करेंगे तब भी हमारी बेसिक अजम्पशन यही रहेंगी। मतलब दोनों के लिए कॉमन अजम्पशंस हम डिस्कस करेंगे जिस पे ये दोनों अप्रोचेस जो हैं वो बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं अजम्पशंस के साथ। सो बच्चे, हमारे पास इक्विलिब्रियम जीडीपी को कैलकुलेट करने की दो अप्रोचेस हैं, फर्स्ट एडी और एएस, सेकंड एस एंड आई, ठीक है। तो पहले इनकी बेसिक अजम्पशन समझो कि इन अजम्पशंस को अज्यूम किए बिना हम थ्योरी नहीं बना सकते। तो हमारी फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि शॉर्ट पीरियड का कंसेप्ट है ये, ठीक है। मतलब शॉर्ट पीरियड का ही कंसेप्ट आपने अज्यूम करना है, लॉन्ग पीरियड का नहीं करना। तो शॉर्ट पीरियड में हमें पता है कि कुछ फैक्टर हमारे फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमारा फिक्स फैक्टर है टेक्नोलॉजी, जिसे हमने कांस्टेंट अज्यूम करना है, और वेरिएबल फैक्टर है लेबर मींस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब फिक्स फैक्टर तो रिमेन फिक्स्ड ही रहेगा, तो हमारी आउटपुट मेनली डिपेंड किस पे करेगी? एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट के साथ हमारी आउटपुट का बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे हम एम्प्लॉयमेंट को चेंज करेंगे वैसे हमारी आउटपुट चेंज होगी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ जाएगी, अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगी, अगर डबल करेंगे तो डबल, हाफ करेंगे तो हाफ। इस तरह सेम रिएक्शन होगा, सेम डिग्री और सेम डायरेक्शन में। ये हमारी थी फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन है कि इसमें इकोनॉमिस्ट ने ये अज्यूम कर लिया है कि देयर आर असेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि अभी हमारी मार्केट में, हमारी फर्म में प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी पड़ी है। मतलब अभी भी हम और काम कर सकते हैं, हमारे सारे रिसोर्स फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, ठीक है। बट इसी अजम्पशन के कारण हमने ये माना है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो हम उसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। बट अगर एक बार हमारी फुल कैपेसिटी यूज़ हो गई फिर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट इसमें हमने ये माना है कि अभी हमें फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारी थी सेकेंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन है कि प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, प्राइस कांस्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि हम डिमांड के बिहाफ से सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सपोज करो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो हम सप्लाई को बढ़ा देंगे, हम प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे। तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट इन दिस कंसेप्ट। एंड फोर्थ पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हमारा जो एएस है वो पैसिव डिटर्मिनेंट है। मतलब एएस का इस थ्योरी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि एएस एक सिंपल 45 डिग्री कर्व है। हमारी थ्योरी पे इफेक्ट किसका पड़ता है? एडी का, जो हमारी थ्योरी का मेन डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर एडी बढ़ेगी तो हमारा आंसर इंक्रीज होगा, अगर एडी फॉल होगी तो आंसर भी फॉल होगा। तो मेन फैक्टर एडी है। सिक्स्थ अजम्पशन है क्लोज्ड इकोनॉमी लेनी है आपने टू सेक्टर की। हमें पता है, हमने प्रीवियस कंसेप्ट में पढ़ा था कंजम्पशन एंड सेविंग वाले चैप्टर में, कि हमारी जो एडी है उसके ये कंपोनेंट है CIGX-M, ठीक है। बट अगर हमने टू सेक्टर ही कंसिडर करने हैं जैसा कि हमने अज्यूम किया है, तो उस बिहाफ से हमारे एडी के सिर्फ कौन से टू कंपोनेंट्स होंगे? C और I। हमने GXM ये नहीं लेना, ठीक है। तो हमारी एडी इस चैप्टर में सिर्फ C और I को प्लस करके कैलकुलेट होगी। एंड लास्ट अजम्पशन इज AS इज़ परफेक्टली चेंजेबल। AS प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह चेंजेबल है, सिर्फ जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आता, ठीक है। बट इस चैप्टर में +2 कंसेप्ट में हमने फुल एम्प्लॉयमेंट कभी दिखाना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने अपनी AS को परफेक्टली चेंजेबल अज्यूम कर लिया कि हमारी जो AS है वो पूरी तरह चेंजेबल है। तो ये थी बच्चे हमारी बेसिक अजम्पशन, ठीक है। इस पे ये थ्योरी बेस्ड है। तो आप इसे ध्यान से 1 टाइम रीड करना, 2 टाइम, ताकि आपको लर्न हो सके ये पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट्स को लर्न किए बिना
आप थ्योरी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। बच्चे सबसे पहले देखो कि मैंने ऊपर केन्जियन अप्रोच लिखा है। तो केन्जियन अप्रोच इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों अप्रोच केन्स ने दिए हैं। तो इसे आपने माइंड में रखना है कि कई बार वो ADAS अप्रोच नहीं लिखते एग्जामिनर, वो सीधा सीधा लिख देते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन द केन्जियन अप्रोच। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अप्रोचेस केन्स ने दी हैं, इसलिए इन्हें केन्जियन अप्रोच बोलते हैं। तो एक अप्रोच है AD और AS, सेकेंड है S एंड I। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ AD और AS वाली अप्रोच करनी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ बताऊंगी जैसे आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ भी ऐड या कुछ भी आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपने ये अप्रोच स्टार्ट करनी है, ये अप्रोच है किसकी, ये अप्रोच है इक्विलिब्रियम आउटपुट की, तो हमें सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना होगा। तो इसका मीनिंग इक्विलिब्रियम GDP इक्विलिब्रियम आउटपुट का मीनिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम GDP का मीनिंग है refers to that level of output in the economy where what the producer plan to produce is exactly equal what the buyer plan to buy। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारी GDP तब कैलकुलेट होगी जब जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया कि जब प्रोड्यूसर ने जो प्लान किया है प्रोड्यूस करने के लिए वो एग्जैक्टली इक्वल होगा जो बायर ने प्लान किया खरीदने के लिए। मतलब प्रोड्यूसर का बनाना और कंज्यूमर का खरीदना इक्वल होगा तब हमारा जो इक्विलिब्रियम GDP है वो कैलकुलेट होगा। तो इक्वेशन की फॉर्म में सिंपल AS को AD के इक्वल करना है। अब हमें डेफिनेशन तो पता लग गई, बट अब हमें AS और AD का मीनिंग भी प्रॉपर तौर पे पता होना चाहिए, तभी हम इसे डिटेल में कर पाएंगे। तो AS का क्या मीनिंग है? AS का मीनिंग है प्लान टू प्रोड्यूस, व्हाट द प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक जो हमने अकाउंटिंग हमारा ईयर है उसमें प्रोड्यूसर ने कितना प्लान किया है प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं AS, मतलब उसका प्लान प्रोडक्शन। तो प्लान प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिमांड हमेशा होता है, प्रोड्यूसर हमेशा डिमांड के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो इसलिए हमने AS को एक 45 डिग्री का एंगल जो है वो शेप दे दी, ताकि AS जो 45 डिग्री का एंगल हमें ये बता रहा है कि जो हमारी AS है वो अकॉर्डिंग टू हमारा जो हमारी AD है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर चेंजेबल है। ठीक है, तो इसे हमने 45 डिग्री बनाना है। ये हमारी कंसेप्ट की गाइडलाइंस है। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से नहीं ले रहे, ये थ्योरी की गाइडलाइंस है कि AS जो है वो परफेक्ट चेंजेबल होता है। उसके बाद मीनिंग आएगा AD का, आप राइट करोगे। तो AD का मीनिंग है व्हाट द बायर प्लान टू बाय, जिसे बायर प्लान करता है खरीदने के लिए उसे बोलते हैं AD। तो हमने अजम्पशंस में ये पढ़ा था कि हमारी AD कैसे कैलकुलेट होगी, C को I के साथ ऐड करके। ठीक है, जब हम C में I को प्लस कर देंगे तो हमारी AD जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि कैसे C और I को ऐड करने से हमारा AD कैलकुलेट होता है। तो देखते हैं कि कैसे हमने AD कैलकुलेट किया। तो AD हमने कैलकुलेट करना है C और I को ऐड करके, और C और I जो है पहले आपको पता होगी कि हमने क्या लेनी है, तो उसे फिर हम ऐड करके AD कैलकुलेट होंगे। तो पहले C का मीनिंग है, C है डिज़ायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो डिज़ायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड करती है इनकम पे। ठीक है, जो हमारे बेसिक खर्चे हैं उनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमने कंजम्पशन भी इंक्रीज़ करनी होती है, बट एट लेस रेट पे। ठीक है, एट लेस रेट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो Y हमने इंक्रीज़ कर दिया 0, 50, 100, 150, एंड देखो यहाँ पे मैंने 50 से इंक्रीज़ किया है, तो कंजम्पशन को मैंने 40 से इंक्रीज़ किया है। तो यही लॉजिक है कि 50 से अगर इनकम इंक्रीज़ कर रही हो तो उससे थोड़े लेस प्रपोर्शन से आपने C को इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह हमें C कर्व मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारी टर्म आती है I है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी डिज़ायर इन्वेस्टमेंट लेना है जो होता है ऑटोनोमस। देखो बच्चे, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, बट दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने इन्वेस्ट करना ही है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती, मतलब बेसिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ हमने वो बेसिक इन्वेस्टमेंट लेनी है। ठीक है, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट ली है वो बेसिक इन्वेस्टमेंट ली है जो इनकम के लेवल पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज किया था कि हम यहाँ पे कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट ही क्यों लेते हैं। तो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट इसलिए ले रहे हैं
क्योंकि ताकि ये जो थ्योरी है वो हर एक प्रोड्यूसर पे अप्लाई हो सके। क्योंकि जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है जिसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो डिपेंड करती है इनकम के लेवल पे। तो अब हर एक प्रोड्यूसर का लेवल ऑफ इनकम अलग अलग होता है, तो इसलिए हमने वो नहीं लेट करनी, क्योंकि इससे ये थ्योरी सब पे अप्लाई नहीं हो पाएगी। हमने सबके लिए एक बेसिक थ्योरी बनानी है, इसलिए हमने कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट लेनी है ताकि सभी प्रोड्यूसर पे ये अप्लाई हो सके। तो अब हमने यहाँ पे सभी टर्म्स का मीनिंग समझ लिया। अब हम देखेंगे कि सी और आई को ऐड करके हमने कैसे एडी कैलकुलेट किया है। तो देखो बच्चे, जो भी हमने सेपरेटली टर्म जो है डिस्कस किए हैं, वहाँ पे मैंने एक टेबल पे एक साथ लिखी हैं। सबसे पहले मैंने वाई लिया था, ठीक है, फिर सी, फिर आई, ठीक है। अब सी और आई को ऐड करके यहाँ पर मैंने एडी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से पूरे टेबल को देखो। हमारी पहली अजम्पशन थी कि वाई हमारा एएस है, ठीक है। तो एएस और एडी जो है यहाँ पे 150 सेम है, ठीक है। तो 150 हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है। बस यही टॉपिक था कि हमने वो वाला इक्विलिब्रियम का लेवल दिखाना है जो एएस और एडी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि वाई को हमने एएस क्यों लिखा है। तो वाई को इसलिए हमने एएस लिखा है क्योंकि एएस हमारी परफेक्ट चेंजेबल है, ठीक है। तो वाई भी हमारी परफेक्ट चेंजेबल थी प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल हमें ये बताता है कि जो हमारी एएस है वो अकॉर्डिंग टू इनकम प्रॉपर चेंजेबल है, इसलिए हमने इसे रेफरेंस लाइन माना है और इसे एएस का नेम दिया है क्योंकि ये प्रॉपर चेंजेबल है। अब जब आपने इस टेबल को एक्सप्लेन करना है तो टेबल की एक्सप्लेनेशन में कुछ भी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, आपने इस 150 आउटपुट को हाईलाइट करना है कि 150 आउटपुट एक ऐसा आउटपुट है जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जीडीपी है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसी पॉइंट पे एएस इज इक्वल टू एडी है और किसी पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप यही हाईलाइट करोगे। उसके बाद आपने बनाना है डायग्राम। तो डायग्राम में बच्चे आप बेसिकली 4 लाइंस ड्रॉ करोगे। देखो, एक तो लाइन आप ड्रॉ करोगे 45 डिग्री का एंगल, और उसके बाद आप 3 लाइंस और ड्रॉ करोगे। और कैसे ड्रॉ करोगे वो 3 लाइंस? वाई के साथ ही आपने सभी कॉलम को मैच करना है। पहले वाई के साथ सी मैच करोगे, ठीक है, तो एक कर्व बनेगी। वाई के साथ आई मैच करोगे तो एक कर्व बनेगी, और वाई के साथ एडी का डाटा मैच करोगे तो थर्ड कर्व बनेगी। नीचे आपने लिखना है एक्स एक्सिस पे वाई का डाटा, इधर हम आई, सी और एडी तीनों का डाटा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, फोकस से देखना डायग्राम को। पहले तो आप प्रॉपर स्केल यूज़ करोगे, 20-20 का गैप प्रॉपर सेंटीमीटर से आप राइट करोगे, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। उसके बाद आपने स्केल की हेल्प से सारे पॉइंट्स लगाने हैं। सबसे पहले आप वाइड बनाओगे 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था 45 डिग्री कैसे ड्रॉ करनी है, इक्वल गैप मैच करके, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं दी तो पहले आप कंजम्पशन एंड सेविंग वाली वीडियो देखना। तो आपने सबसे पहले वाई कर्व को ड्रॉ करना है। तो वाई कर्व आपने ड्रॉ करनी है 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल जैसे सेम इक्वल गैप मैच करके आप ड्रॉ करोगे। तो जब भी आपने इक्वल गैप इस टॉपिक में मैच करना है ना, तो ध्यान देना कि आप 2 पॉइंट ज़रूर मैच करना, ठीक है। एक तो 100 के साथ 100 ज़रूर मैच करना, ठीक है, ऐसे प्रॉपर। तो सबसे पहला इक्वल गैप आप 100 के साथ 100 मैच करोगे, ठीक है। तो इस तरह स्केल रख के 100 के साथ, ठीक है, ये वाला 100 का बिल्कुल पॉइंट आप मैच करके ये पॉइंट जो है वो ऐसे डॉट पॉइंट लगा लेना, बिल्कुल लाइट लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद एक 150 पे पॉइंट ज़रूर मैच करना, ठीक है। 150, 140 और 160 के बीच में आएगा, प्रॉपर स्केल से हाफ करना, ठीक है। तो इस साइड से भी 150 और इस साइड से भी आप प्रॉपर जो 150 का पॉइंट लेके यहाँ पॉइंट्स पहले से ही लगा लेना, ठीक है। तो अब इन जो इक्वल पॉइंट है ओरिजिन 100, तो इस तरह 150 को आप मैच करते हुए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे मैंने 100 और 150 इसलिए पॉइंट आपको मैच करवाए हैं क्योंकि इसी पॉइंट्स पे हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारी 3 कर्व, ठीक है। तो इसके बाद हमारी आएंगी जो प्रॉपर कर्व्स है, हमने 3 और ड्रॉ करनी है, ठीक है। वो कैसे ड्रॉ करनी है? देखो, स्केल की हेल्प से। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई के साथ हमने सी ड्रॉ करना है, फिर वाई के साथ आई ड्रॉ करना है, एंड वाई के साथ ही हमने
उसके बाद हमने ये तीनों कर्व्स ड्रॉ करनी है, वाई के साथ सी, वाई के साथ ए एंड वाई के साथ ए डी। तो जब भी आप पॉइंट लगाओ ना, ध्यान से ये तीनों पॉइंट आपके ऐसे स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, ठीक है। ऐसे स्केल रखना, पहले ज़ीरो के बिहाफ पे तीनों पॉइंट आप मैच कर लेना। देखो ज़ीरो के बिहाफ पे कंजम्पशन का पॉइंट था 20, ठीक है, कंजम्पशन का पॉइंट 20 पे लगा दिया, इन्वेस्टमेंट का था 10 पे और एडी का था 30 पे। तो इस तरह पूरे पहले ज़ीरो वाले पॉइंट लगा दिए स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट है इनकम 50 पे। तो ऐसे 50 पे प्रॉपर स्केल रख के एक बिल्कुल लाइट सी लाइन, ठीक है। अब ये पॉइंट तीनों ही आप अपलोड करोगे, ठीक है। इनकम 50 थी, कंजम्पशन उसके बिहाफ पे 60 थी, तो 60 का पॉइंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का 10 का पॉइंट एंड एडी का 70 का पॉइंट। इस तरह बिल्कुल पैरेलल ये पॉइंट्स आने चाहिए बच्चे आपके, बिल्कुल। अगर आप स्केल नहीं यूज़ करोगे तो डायग्राम आपका नहीं बनेगा। उसके बाद 150 की लाइन पे आप सारे पॉइंट ड्रॉ करोगे। आई का 10 था, उसका 100 था और उसका 110 था एडी का। इस तरह सभी पॉइंट आप ऐसे स्केल रख के आपने पूरे पॉइंट प्लॉट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इन पॉइंट्स को मैच करना है, ठीक है। जब आप इन पॉइंट्स को मैच करोगे तो आपका ये प्रॉपर कटिंग पॉइंट आएंगे, क्योंकि, ठीक है। तो उसके बाद हमने जब ये प्रॉपर आपने पॉइंट स्केल से मैच करने हैं, तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल ये जो आपका सी कर्व है, ठीक है, और ये जो एडी आप मैच करोगे ना, ये दोनों आपस में आपको पैरेलल दिखाई देंगी, पूरी मिरर इमेज लग रही है और इनका गैप बिल्कुल कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये गैप कांस्टेंट दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कलर करके दिखाया है। तो ये गैप आपका अनइक्वल नहीं होना चाहिए। उसका भी बेसिक यहाँ पे रीज़न है। हमने कैलकुलेट किया है एडी, कैसे कैलकुलेट किया, सी और आई को ऐड करके। एडी हमारा क्या है, कैसे कैलकुलेट किया है, सी और आई को ऐड कर दे। अगर हम एडी में से सी माइनस करते हैं, एडी में से सी माइनस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, आई। तो आई हमेशा हमारा कांस्टेंट है 10, इसलिए ही गैप भी हमेशा आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका गैप अनइक्वल आ रहा है तो आपको जजमेंट कर लेनी चाहिए कि ये आपका जो डायग्राम है वो करेक्ट नहीं बना, ठीक है। तो बिल्कुल गैप इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह आपने बस आपकी थ्योरी में, इसके नीचे आप थ्योरी लिखोगे तो आप इसी पॉइंट को हाईलाइट करोगे बस, कि ई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एडी इज इक्वल टू ए एस है, 150 है, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट जो आपने पूरे का पूरा अटेम्प्ट करना है। इसके बाद मैं आपको एक और लॉजिक की बात बताती हूँ जो आपकी बुक में नहीं है। सी बच्चे, ये देखो, ये ओरिजिनल शेप होती है एएस की। हम हायर क्लासेस में आप इसे पढ़ोगे कि एएस जो होती है वो एक टाइम तक ऐसे परफेक्ट चेंजेबल होती है, बट ऐसा टाइम आता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हमारी एएस जो है वो एक स्टेट कांस्टेंट लाइन बन जाती है। मतलब उसके बाद हम एएस को चेंज नहीं कर सकते जब हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। बट हमारा जो +2 का कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ उन्होंने शॉर्ट पीरियड का कंसेप्ट दिया। तो शॉर्ट पीरियड में हमें उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं दिखाया, अचीवमेंट उसकी नहीं दिखाई, तो इसलिए हम इसे ऑलवेज 45 डिग्री का एंगल ही बना छोड़ देते हैं, ठीक है। बट हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो ये शेप मिलेगी आपको एएस की, ठीक है। तो जब तक ये परफेक्ट चेंजेबल है तब तक आप एएस को प्रॉपर चेंज कर सकते हो। बट अगर एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट हमें मिल जाए, हमारी फुल कैपेसिटी यूज़ हो जाती है, उसके बाद हम एएस को चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट हो जाती है। जो उसकी आंसर आना है वो कांस्टेंट है। 150 है तो 150 पे उसने कांस्टेंट हो जाना है, ठीक है। तो ये हमारा हायर क्लासेस में आपको शेप मिलेगी, बट अभी हमने ये चीज़ नहीं करनी। अभी हमने एएस को सिंपली 45 डिग्री का एंगल ही अज्यूम करके रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि अभी फुल एम्प्लॉयमेंट हमने अचीव नहीं किया, तो हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन पिक करना है अभी, ठीक है। ओके, तो इस तरह आपका ये एडी इज इक्वल टू एएस का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। बट अगर आपका एडी एएस के इक्वल नहीं है तो आपके पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो एडी आपका ज़्यादा हो सकता है या फिर एएस। तो इस तरह एग्जामिनर आपको क्वेश्चन अराइज करते हैं कि इन एन इकोनॉमी प्लान एडी एक्सीड देन एएस, हाउ विल बी इक्वालिटी बिटवीन द टू बी अचीव्ड। कि अगर हमारा एडी एएस के इक्वल नहीं है तो हम उनकी जो इनइक्वालिटी है उसे कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरह, ये जस्ट मैंने एक रफ क्वेश्चन लिखा है, इस तरह एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो सिचुएशंस आ सकती हैं आपके क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर एडी एएस से ज़्यादा हो, तो अगर एडी एएस से ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है,
द प्रोड्यूसर जो है वो सफ़र करेगा लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। ठीक है, तो आपके पास सप्लाई नहीं है बट आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारा एडी ज़्यादा है तो ये भी प्रॉब्लम है। इसका रीज़न ये है कि अनफुलफिल्ड डिमांड, मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आपके पास सप्लाई नहीं है। तो इस प्रॉब्लम से अगर प्रोड्यूसर ने स्किप करना है तो वो कैसे स्किप कर सकता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि अगर ये सिचुएशन है तो हम उसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेकंड केस अगर सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके पास अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई ख़रीद नहीं रहा। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रोड्यूसर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है, प्रोडक्शन को कम करके। तो इस तरह प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस कंसेप्ट का एंड था। ठीक है, बट एग्जामिनर इसे स्टार्टिंग क्रिएट कर देते हैं, तो पैनिक नहीं होना। तो बस स्टार्टिंग आपकी इस तरह होगी कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा के या प्रोडक्शन को कम करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका बेसिक क्वेश्चन आपने पूरे का पूरा जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो सेकंड अप्रोच है वो करेंगे S&I, और उसके बाद इन दोनों के न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।